स्टिंग ऑपरेशन मामले में हरीश रावत समेत कई कांग्रेस नेताओं पर कानूनी शिकंजा कसना शुरू हो गया है। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने इसको लेकर सोशल मीडिया पर अपनी व्यथा दर्ज की है। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी अध्यक्ष महेंद्र भट्ट जी। हरीश रावत जी की दो कोर्टों से नोटिस आ चुकी है, सुनवाई आज उनकी एक कोर्ट में है। इस पर उन्होंने सोशल मीडिया पे व्यथा सुनाई है, कहा है कि केंद्रीय सत्ता जिसको अपनी लाल सूची में दर्ज कर लेती है उसको बिना बर्बाद किए हुए नहीं रुकती है। क्या कहना है इस पे आप? देखिए, हरीश रावत जी हमारे राज्य के बहुत वरिष्ठ नेता हैं, प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं। न्यायालय के प्रति अविश्वास का भाव नहीं आना चाहिए। आखिरकार स्टिंग ऑपरेशन का विषय हो तो स्वाभाविक रूप से मुझे वो दिन याद है जब हरीश रावत जी ने कहा कि इसकी सीबीआई जांच कराई जाए, दूध का दूध पानी का पानी होगा। हरक सिंह रावत जी उन्हीं के दल में, उन्होंने भी उस संबंध में पूरी समय बहुत जोर शोर से, चाहे विधानसभा के अंदर का विषय हो चाहे बाहर का विषय हो, उनकी मांग थी सीबीआई जांच हो। अब सीबीआई जांच हो रही है तो उत्तराखंड के लोकतंत्र में ये भी आवश्यक है कि वो दूध का दूध पानी का पानी हो। आखिरकार विधायकों की खरीद फरोख्त और इस प्रकार लालच देना, ये अगर किसी स्तर पर होता है, जब तक उसकी सत्यता की जांच नहीं होती है तब तक अनेकों प्रकार के प्रश्न खड़े होते हैं। और हरीश रावत जी को चाहिए कि जांच में सहयोग करें, और हम भी अपेक्षा करते हैं कि इस प्रकार का वातावरण नहीं बनना चाहिए, और कम से कम जो दोषी हैं इस सारे प्रकरण में, जो दोषी हैं उनको सजा मिलनी चाहिए। हरीश रावत ने एक बात और कही है कि मैंने मुख्यमंत्री रहते हुए लोकतंत्र और उत्तराखंड के लिए ऐसा क्या अपराध किया है जिसकी निरंतर सजा आज भी दी जा रही है। देखिए, हार के कारण वो चिंतित है। हरीश रावत जी उत्तराखंड के ऐसे पहले नेता हैं जो अनेकों बार हारे हैं। सर्वाधिक बार हार का रिकॉर्ड अगर किसी नेता का है तो हरीश रावत जी का। इसलिए हार के कारण और उम्र के तकाजे के कारण इस प्रकार की भावनात्मक विषय बोल रहे हैं। उनका दोष क्या था, व्यक्तिगत दोष का विषय आता नहीं। सरकार के मुखिया के साथ जो अपेक्षाएं जनता करती है मुख्यमंत्री से, जब व्यक्ति उन अपेक्षाओं में खरा नहीं उतरता है, जब केवल सत्ता की लोलुपता के साथ सरकारें गिराना, सरकारों का उस प्रकार का माहौल तैयार करना, अपने दल के अंदर भ्रांतियां निर्माण करना, उसका राजनीतिक व्यक्ति की स्थिति होती है, और वो अपनी इस उम्र में उस स्थिति को बयां कर रहे हैं। ये ठीक है कि उनको सम्मान देना उनके दल का काम है, और आज भी वो जहाँ से टिकट मांग रहे हैं वहाँ से 3-3 4-4 दावेदार हैं। तो एकमात्र नेता का जो भाव वो चाहते हैं कांग्रेस के अंदर मैं एकमात्र नेता दिखाई दूं, उस पर प्रश्न खड़ा हो रहा है। इसलिए उनकी व्यथा है, और अपने दल के लोगों को लिख रहे हैं। समाज का उसको लेना देना नहीं, जनता का उसको लेना देना नहीं। जनता तो जनप्रतिनिधि के रूप में उसी को चुनती है जो जिससे उसका स्नेह होता है, उसका प्रेम होता है। लेकिन उनका पाप क्या रहा है? वो अपना पाप पूछ रहे हैं कि उनका क्या पाप रहा है जिसकी वजह से उनको लगातार सजा दी जा रही है। आपको क्या लगता है मुख्यमंत्री रहते उन्होंने क्या गलत काम किया? देखिए, मुख्यमंत्री रहते हुए उनके कार्यों का कोई सार्वजनिक कोई पक्ष है नहीं। केवल सत्ता बचाने के लिए अपने मित्रों को दंडित करने के अलावा जो उनके सहयोगी थे उनको दंडित करने के लिए उन्होंने कोई काम नहीं किया। यही कारण है कि उनके निकटतम जो सहयोगी थे उन तक ने उन पर प्रश्न खड़े किए। अभी क्या पाप क्या पुण्य किया, तो उनकी नज़र में उन चीज़ों को समझते हैं। इतना था कि जनता ने दोनों विधानसभा से उनको हराया, तो निश्चित रूप से जनता के जो अपेक्षाएं थी उस पर खरे नहीं उतरे, इसलिए स्वाभाविक रूप से जनादेश उनके विरोध में आया, और सरकार कांग्रेस की बनी थी, उस भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड बहुमत से। और वही हरीश रावत जी का एक अंतिम कार्यकाल था कि भारतीय जनता पार्टी पुनः रिपीट भी हुई है। तो आखिरकार कुछ तो गड़बड़ गलत किया ही होगा ना, जिसकी सजा जनता ने उनको दी है। पुष्कर सिंह धामी अभी दिल्ली आए थे, प्रधानमंत्री से भी मुलाकात की, गृह मंत्री से भी मुलाकात की, राष्ट्रीय अध्यक्ष से भी मुलाकात की। इसको लेकर उत्तराखंड में कैबिनेट विस्तार को लेकर चर्चा होने लगी। वहीं जो आपके आयोगों में पद खाली, उनको भी दायित्व बांटने को लेकर सियासी चर्चा छिड़ गई है। आप भी अध्यक्ष हैं, दिल्ली दौरे पे आए हैं, क्या प्लान है और कब तक विस्तार होगा, दायित्व बंटवारा कब तक होगा? देखिए, मुख्यमंत्री जी का देश की राजधानी आना और अपने सभी वरिष्ठ केंद्रीय मंत्रियों से मिलना, ये स्वाभाविक रूप से उत्तराखंड राज्य के विकास के लिए चर्चा का ही इशू रहता है। ये ठीक है कि उत्तराखंड की राजनीतिक परिस्थितियाँ ऐसी होती है कि जितनी बार भी दिल्ली आओ तो कोई न कोई प्रश्न खड़ा हो जाता है। मैं ही कह सकता हूँ, प्रधानमंत्री जी से उन्होंने केदारनाथ का जो मंदिर का विस्तारीकरण है, बद्रीनाथ का मास्टर प्लान है, अनेकों हमारे जो और तीर्थ स्थल उनके विकसित करने के विषय है, श्रीराम योजना का विषय है, अनेकों विषयों उन्होंने चर्चा की। अनेकों हमारे ऐसे सड़कें हैं जिनको अब भविष्य में निर्माण होना है, उसमें केंद्रीय सहयोग की अपेक्षा की है। वो अमित शाह जी से मिले, क्योंकि आखिरकार हमारे
देश के गृह मंत्री, आंतरिक सुरक्षा का विषय भी, क्योंकि सीमावर्ती क्षेत्र से उत्तर राज्य जुड़ा हुआ है। ये सारे जो वहाँ के विकास से संदर्भित जो विषय होते हैं उन्हीं पर चर्चा हुई है। नड्डा जी से मिलने के बाद निश्चित रूप से जो वहाँ का पक्ष है, आज की तारीख में 4 मंत्री पद हमारे रिक्त हैं, दायित्वधारी अभी हमारे बनने हैं, उन सब विषयों पर स्वयं उनकी चर्चा हुई होगी। चर्चा के बाद मैं कह सकता हूँ कि मुख्यमंत्री का विवेकाधीन पक्ष है, वो किसी भी इन सब विषयों पर निर्णय लेंगे और जब निर्णय होगा सबके सम्मुख होगा। आपका अंतिम सवाल है कि यूसीसी को लेकर आपके यहाँ ड्राफ्ट लगभग तैयार हो गया है, कमेटी जल्द ही सौंपने वाली है और कांग्रेस इसको प्रोपेगेंडा बता रही है। क्यों कह रही है? जब केंद्र सरकार कानून ला रही है तो ये सिर्फ 2024 को लेकर उत्तराखंड कांग्रेस की तैयारी है, सिर्फ उसका प्रोपेगेंडा है और कुछ नहीं है। देखिए, संविधान में स्पष्ट उल्लेख है कि भारतवर्ष के अंदर समान नागरिक संहिता लागू होनी चाहिए और मैं सौभाग्यशाली हूँ उत्तराखंड के नाते कि ये श्रेय उत्तराखंड राज्य को मिल रहा है। पुष्कर सिंह धामी जी ने अपने जो हमारा जो पिछला जो चुनावी घोषणा पत्र था उसमें हमने बहुत स्पष्ट रूप से कहा था कि हम उत्तराखंड जब सत्ता में आएंगे तो हम समान नागरिक संहिता लागू करेंगे, उसका ड्राफ्ट तैयार करेंगे। गोवा में भी हुआ है और स्वाभाविक रूप से मैं कह सकता हूँ उसका ड्राफ्ट आज फाइनल की स्थिति में, अपनी रिपोर्ट भी बहुत जल्दी जांच कमेटी मुख्यमंत्री को देगी। उसके बाद उसे विधायी जो विषय होते हैं उन सब विषयों पर चर्चा करने के बाद फिर वो विधानसभा के अंदर आएगा, विधानसभा में उसे चर्चा होगी और कानून का स्वरूप लेगा। और मुझे इस बात को कहते हुए और प्रसन्नता हो रही है कि भारतीय जनता पार्टी हो, उससे पूर्व जनसंघ हो, हमने अपने जीवन काल से इन विषयों को प्रमुखता दी थी। राम जन्मभूमि का विषय हो, धारा 370 का विषय हो, समान नागरिकता संहिता का विषय हो, एक देश में एक प्रधान एक विधान, ये रही विषय को हम बोलने वाले लोग हमारे नारे में हैं और जनता ने हमारे उन विषयों को लेकर ही हमको जनादेश दिया। यहाँ तो आज देश की अनेकों राज्यों हमारी सरकार है और हमारे प्रदेश देश के अंदर हमारी सरकार है। तो मैं कह सकता हूँ कि अपने उस नारे को और उन घोषणाओं को अगर हम धरातल पर उतार रहे हैं तो इस स्वाभाविक रूप से हम सबके लिए सौभाग्य की बात है। और मैं कह सकता हूँ समान नागरिक संहिता आने के बाद उत्तराखंड तो ऐसा स्थान है और मुख्यमंत्री जी का मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ, प्रधानमंत्री जी ने का भी मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ कि उत्तराखंड का जो समान नागरिक संहिता ड्राफ्ट है वो देश के लिए नज़ीर बनेगा। कि उत्तराखंड के अंदर सिख बंधु भी रहते हैं, उत्तराखंड के अंदर जैन बंधु भी रहते हैं, उत्तराखंड के अंदर हमारे आदिवासी जनजाति के लोग भी रहते हैं, उत्तराखंड के अंदर हमारे मुस्लिम बंधु भी रहते हैं, उनकी भी पिरान किलर हमारे यहाँ है, सिख बंधुओं का गुरुद्वारा है, हेमकुंड साहिब है, रीटा साहिब है, हर जाति समुदाय के लोग उत्तराखंड के अंदर हैं। उत्तराखंड के अंदर इस कमेटी ने अनेकों लोगों से सुझाव भी लिए और सुझाव सम्मिलित हैं। उसके बाद उस पर एक चार्ट बनेगा और स्वाभाविक रूप से किसी को इस संदर्भ में कोई सुझाव भी देने तो स्थान बने हुए हैं। जब तक कोई भी कानून विधानसभा के अंदर बनता है तो विधानसभा में कांग्रेस के लोगों से मैं आग्रह करूंगा, क्योंकि उनका एक कहना है कि साहब हमसे पूछा नहीं गया, हर राजनीतिक दल को कमेटी ने अपना बुलाया था वो गए नहीं, क्योंकि आखिरकार तुष्टीकरण की जो सोच कांग्रेस के मन में बैठी कभी निकलने वाली नहीं है। इसलिए आज उत्तराखंड में कांग्रेस स्थिति हो गई है, ना तो यूसीसी का विरोध कर पा रहे हैं ना यूसीसी का समर्थन कर पा रहे हैं। एक और सवाल है कि 2024 लोकसभा चुनाव आने वाला है और आपने अभी महाजनसंपर्क अभियान किया है, क्षेत्रों में गए हैं, कैसा जनता का रिस्पांस मिल रहा है और आगामी दिनों में केंद्रीय मंत्रियों की वहां जनसभाएं होनी है, उसकी क्या तैयारी चल रही है? देखिए, पार्टी ने महासंपर्क अभियान जो केंद्र द्वारा हमको दिया गया था, हमने उसको बहुत व्यापकता के साथ हर स्तर पर हमने उसको आगे बढ़ाया है। हमने अपने संगठन को भी पन्ना प्रमुखता हमने पहुँचाया है और मैं कह सकता हूँ अभी कार्यक्रम का जो स्वरूप बन रहा था, चाहे प्रबुद्ध सम्मेलन का विषय हो, तो ऐसे ऐसे प्रबुद्ध जन जो कभी भारतीय जनता पार्टी कार्यक्रम में आते कम थे, हमने इस पर अलग से सूची बनाई कि किन लोगों को हमको बुलाना है जिनका आज तक संपर्क दल से विचारधारा से नहीं है। हमने ऐसे लोगों को प्रबुद्ध जन हमने बुलाए। राजनाथ सिंह जी का कार्यक्रम देहरादून के अंदर हुआ, प्रबुद्ध जनों की बड़ी संख्या उसमें कार्यक्रम में थी। हमने लाभार्थी सम्मेलन की, आखिरकार केंद्र सरकार की जितनी भी योजनाएं हैं, उत्तराखंड राज्य सरकार की योजनाएं हैं और लाभार्थी भी उम्र के कार्यक्रम में आए। हमारी एक लोकसभा की जो जनसभा हरिद्वार का 20 से 25 हज़ार जन सैलाब अकेले एक लोकसभा के अंदर आया। तो हर कार्यक्रम का हमने नीचे स्तर तक दिया और मैं बताने में आपको बता सकता हूं कि मिस कॉल जो हमारा बूथ पर जाने का 4 लाख से ज़्यादा ऐसे परिवारों से हमने मिस कॉल करा दी। आज की तारीख में हमने लगभग 5 लोकसभाओं के अंदर विशिष्ट जन थे, लगभग 4000 विशिष्ट जनों से हमारी भेंट हो चुकी है। हमने उनके साथ सरल ऐप में उसको डाउनलोड किया है। तो कार्यक्रम जो हमको प्राप्त हुआ उस कार्यक्रम में हमने प्रमुखता स्थान पर हम लोगों ने कार्य किया और कार्यकर्ताओं के अंदर उत्साह खड़ा किया। शुक्रिया। हमसे बात करने के लिए ये थे हमारे साथ उत्तराखंड बीजेपी के अध्यक्ष महेंद्र भट्ट। वीडियो जर्नलिस्ट प्रकाश गुप्ता के साथ संदीप पांडे, न्यूज 18 दिल्ली।